मंटो एक बात कहते थे कि जो सच है उसे वैसा ही पेश क्यों ना किया जाए समाज के सामने, और तोड़ मतोड़ कर क्यों पेश किया जाए। अगर जो चीज जैसी है मैं उसे वैसी पेश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पेश ना करूं तो साबित कर दीजिए कि ये समाज में नहीं होता। साबित कर दीजिए कि ये ऐसे एक्टर्स नहीं है, ऐसे इंसान नहीं है जो महिलाओं को नीचे दिखाया जाता है, ऐसी चीजें नहीं है जो ये मारपीट की जाती है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस तरह से किसी ने मारा हो उसको। अगर ये आप साबित कर सकते हैं तो हम वैसी फिल्में बनाना छोड़ देंगे। अगर समाज फिल्मों से इन्फ्लुएंस हो रहा होता तो समाज इतना बेहतरीन हो गया होता अभी तक के कि कोई भी क्राइम इस समाज में हो ही नहीं रहा होता। सूली का पथ ही सीखा हूं, सुविधा सदा बचाता आया। मैं बलिपथ का अंगारा हूं, जीवन ज्वाल जगाता आया, जीवन ज्वाल जगाता आया। It is often said your act only hits hard when your story leaves a mark. Ladies and gentlemen, welcome to the Bonafide Talk Space where creativity sizzles and inspiration simmers to perfection. And this is Let Them Cook Season 1. Today, we have the privilege of hosting someone who is the maestro of the visual realm. Someone who is a luminary filmmaker, editor, extraordinaire, and a master storyteller in his craft and art. Ladies and gentlemen, let me welcome Mr. Kapil Mishra और a Bonafide Talk Space. So कपिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका Bonafide Talk Space Let Them Cook Season 1 में। The pleasure is all ours कपिल, बिल्कुल ये। और मैं अपने लिसनर्स को पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कपिल और मैं सेम कॉलेज में थे ग्रेजुएशन में, और कपिल इज समवन जो उसने अभी थीम बताई हमारे पॉडकास्ट की खुद ही कि अभिनय की जीत हो मेरी नहीं, समवन who had always emphasized that his art, his craft, the story that he tends to tell through his art and craft should win, not him. And this is what Kapil stand for. Like, so let us raise our glasses to Kapil Mishra. तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब राज की ऑडियंस। मैं हूं कपिल मिश्रा और मैं 2016 से थिएटर एक्टिंग कर रहा हूं। 2019 से शॉर्ट फिल्म में आया और कैमरा एक्टिंग में उतरा। मैंने लिखना शुरू किया 2015 में, जब मैं थिएटर के लिए ड्रामा लिखता था, और फिर 2019 में जब कैमरा एक्टिंग में आया तो मैंने कैमरा के लिए भी लिखना शुरू किया। एडिटिंग मैंने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, जहां मैं पढ़ता था राज के साथ, वहीं पर मैंने एडिटिंग भी सीखा, पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क भी सीखा, और उससे मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला। ड्रामा में तो मुझे काफी प्यार मिला ही, लेकिन जब कैमरा एक्टिंग या फिल्म बनाने में उतरा तो मुझे वहां पर भी काफी लोगों का प्यार मिला। और उनमें से एक था सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा इफी में मुझे नामांकित किया गया, और वहां पर MIB मिनिस्ट्री के थ्रू मुझे अवार्ड दिया गया। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है, और मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे हमदम राज जैसे लोग और मेरे टीचर्स सब अवार्ड के हकदार हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही मतलब अभिनय के तरीके से आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत बहुत सराहनीय है, बहुत। और आपने बहुत अच्छे तरीके से भी बताया कि अब क्यों इस फील्ड में है और इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपने कॉन्कर करे। बहुत बढ़िया। सो कपिल, मैं इसी चीज को आगे लेके जाना चाहूंगा। डाइसेक्ट अगर मैं थोड़ा सा करना चाहूँ, जो अपना थीम है अभिनय की जीत हो मेरी नहीं। कपिल, जैसे मैं आपको
मैं भी आपको जानता हूँ, मैंने भी आपको देखा है काम करते हुए। तो ना जहाँ जिस समय मतलब लोग सिर्फ एक ही एस्पेक्ट सोच के रह जाते हैं कि मुझे डायरेक्टिंग करना है, मुझे एक्टिंग करना है, मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में जाना है। जहाँ पर सिर्फ लोग सोच के रह जाते हैं कि इस फील्ड में जाओ, किस फील्ड में जाओ, और दे एंड अप डूइंग नथिंग एट एंड। वहीं पर आप मतलब आप खुद लिखते भी है, आप खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आप आधे अपने ही फिल्मों में एक्ट भी कर रहे हो, आप पोस्ट प्रोडक्शन भी संभाल रहे हो। सो इतना जो मतलब डायनामिक्स है पूरा फिल्म मेकिंग का, पूरे फिल्म मेकिंग का, तो हाउ डू यू नेविगेट दी, मतलब बैलेंस कैसे नेविगेट करते हो इस चीज पे? हाउ डू यू डू दैट? मुझे लगता है कि हर एक इंसान वर्सेटाइल है, बस उसे अपने अंदर की वर्सैटिलिटी को पहचानने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर आप एक चीज़ में परफेक्ट हैं तो उसको पकड़ के रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को करेंगे ही, लेकिन अगर आपको दूसरी चीज़ें भी आती हैं, तो इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती। मुझे चीज़ें आती हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको करूँ, और जब मैं वो उसको करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। लेकिन अगर मेरे से बेहतर इंसान वहाँ पर अवेलेबल है, जो वो चीज़ कर सकता है, तो मैं उसमें आगे नहीं जाता। मान लीजिए डायरेक्शन है, तो मैं डायरेक्शन किसी और को दे दूँगा, अगर मैं उससे नीचे हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर वो कर सकता है, तो मैं उसको दूँगा। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका काम निखरना चाहिए, ये नहीं कि सारा काम आपको करना चाहिए। डाइवर्स होना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें आप करेंगे। अच्छी चीज़ है सीखना, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को सीखना आना चाहिए। अगर आप अभिनय कर रहे हैं, तो आपको पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, प्री प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जब ये चीज़ों के बारे में आपको पता होता है, तो आपको पता होता है कि आगे चीज़ें कैसे जाएँगी, आगे जाकर क्या होने वाला है, आगे जाकर एडिट में कैसा दिखेगा, आगे जाके कैमरा में कैसा दिखेगा, तो आपको पता है कि उस हिसाब से मुझे एक्टिंग कैसे करनी है। अगर आपको नहीं पता होगा कि कैमरा में मैं कैसा दिखता हूँ, या एडिट होने के बाद एक अभिनेता कैसा दिखता है, तो मेरे ख्याल से वो इतना अच्छा अभिनय ना कर पाए। अगर उसे पता होगा कि एडिटिंग में कैसा है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, उस हिसाब से अपने आप को मोड़ लेगा कि भाई मुझे ऐसा करना है, और क्योंकि मैं एडिट में ऐसा दिखूँगा। मुझे पता है कि एडिट में कैसा होता है, तो मैं उस हिसाब से एक्ट करता हूँ, उतना करता हूँ, ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देता। छोटा एक्सप्रेशन लेकिन महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन। तो शायद इसीलिए आपकी जो स्टोरीज और जो आपका मतलब आपने जितने फिल्म्स बनाए हैं या लिखे हैं, जो भी किए हैं, वो इतने इम्पैक्ट छोड़ पाती है लोगों लोगों के भी। बिल्कुल। तो कपिल, आपने ऐसे कहा कि आपने थिएटर भी किया है बहुत, आपने थिएटर किया है, आपने वहां से भी बहुत सी चीजें सीखी है। तो इससे पहले मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था मैं इसके साथ, भूमिका राय के साथ, आप भी उन्हें जानते होंगे, वो भी हमारे ये कॉलेज में बहुत अच्छी एक थिएटर आर्टिस्ट वो भी रही है। तो उनसे जब मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने भी एक चीज बताई थी कि जो थिएटर होती है, उन्होंने कोट किया था कि थिएटर होती है वो माँ जैसी होती है, कि वो आपको सब कुछ सिखाती है, बहुत डायनामिक सिखाती है। तो जो आपका ये जो मतलब मल्टीटास्किंग वाला जो डायनामिक्स है फिल्म मेकिंग में, तो वो क्या वो थिएटर से आया है, या फिर आपने मतलब थिएटर से आया है, कि फिर आपने इसे खुद में ढालने की कोशिश आपने खुद ही की है? सो इस पे क्या आपकी चीज, और एट द सेम टाइम कि थिएटर ने आपके जीवन पे कितना महत्व छोड़ा है? मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जितना कुछ सिखाया, थिएटर ने ही सिखाया। थिएटर एक अच्छा। ऐसी चीज़ है जहाँ सिर्फ़ अभिनय सीखने को नहीं मिलता, आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, आपको लोगों से मिलना-जुलना सिखाया जाता है। आप नॉर्मल इंसान के चलने में और एक थिएटर आर्टिस्ट के चलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कदम बता देते हैं कि ये थिएटर आर्टिस्ट हो सकता है। जब आपके कदम ज़मीन पर पड़ते हैं, तो आपको क्या समझ बात है, आता बहुत है कि बढ़िया। आपके अंदर क्रिएटिव पर्सन है। तो मैं समझता हूँ कि थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, मुझे लगता है कि एक इंसान को थिएटर हमेशा करना चाहिए। वो अभिनेता बनना चाहे, ना बनना चाहे, डायरेक्टर बनना चाहे, ना बनना चाहे, लेकिन थिएटर करना चाहिए, सिर्फ़ ज़िंदगी जीने के लिए। और आपको ज़िंदगी जीना आ जाएगा, तो आप जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जी, जी, बहुत बड़ी बात मतलब कही है। मतलब जैसे भूमिका ने मुझसे वो बात कही थी कि माँ है थिएटर, आपने कहा कि ज़िंदगी आपको जीना सिखा देगी थिएटर, तो बहुत रेज़ोनेट करती है वो बातें हर एक क्रिएटिव प्रोफ़ेशनल के लिए, और सिर्फ़ क्रिएटिव प्रोफ़ेशनल भी नहीं, मतलब जो भी इंसान थिएटर को एक बार जी सके। बहुत बढ़िया। तो कपिल, अभी हाल ही में आपने मतलब बहुत से प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च किए हैं, बहुत से शॉर्ट फ़िल्म्स आपने लॉन्च किए हैं, और आप बहुत मेहनत से इन चीज़ों पे काम करते आए हैं। तो कपिल, मैं
मैं सिर्फ शॉर्ट फिल्मों पे अभी को डिकंस्ट्रक्ट करके आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो शॉर्ट फिल्म जब बनाने का जो जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो पूरा डायनामिक्स होता है एक शॉर्ट फिल्म, और एक ऐसे स्टेज पे कि जब ना आपके पास अभी उतने फंड्स रहते हैं, ना एक मतलब वैसे कमिटेड टीम भी आपको मिल पाती है बहुत, तो इतने सारे चैलेंजेस के बीच भी आप कैसे इन चैलेंजेस को नेविगेट करके, मतलब नेविगेट करके बार बार उतने ही एफर्ट्स के साथ इतने अच्छे आर्ट को प्रेजेंट कर पाते हो, और कैसे ये प्लान आउट होता है पूरा? आपने फंड्स की बात करी, सबसे महत्वपूर्ण होता है मेरे ख्याल से कि एक फिल्म बनाने के लिए बजटिंग करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने लेवल पर, मेरे लेवल तक या मेरे समान जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लेवल तक फंड बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एक आर्ट को दिखाने के लिए। मेरे अच्छा। फिल्म में बिल्कुल भी फंड नहीं लगता। अगर आप ये फंड की हटा दें कि आने जाने का ट्रांसपोर्ट, खाने का खर्चा, अगर ये हटा दिया जाए तो मेरी फिल्म में बिल्कुल खर्चा नहीं लगता। कैमरा हम लोग साथ में करते हैं, एडिटिंग हम लोग साथ में करते हैं, स्क्रिप्टिंग हमारे साथ होती है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो साथ में होती हैं और कोई किसी से पैसा नहीं लेता। पैसा इसलिए नहीं लेता क्योंकि सबकी कला में निखार आ रहा है, सबका अभिनय जिंदा हो रहा है, सबके अंदर की क्रिएटिव पर्सन बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये छोटी-छोटी चीज़ों से एक फ़िल्म बनती है, और जब फ़िल्म बनती है तो एक आइडिया से शुरू होती है, और वो आइडिया उस कैमरा तक लेकर जाता है, और वो कैमरा कंप्यूटर तक लेकर जाता है जो उसे एडिट करके फाइनल आउटपुट निकालता है। और जब फाइनल आउटपुट निकालता है और जब वो ऑडियंस तक पहुँचती है, लोगों के मोबाइल तक पहुँचती है, लोगों के लैपटॉप तक पहुँचती है, लोगों के गैजेट्स तक पहुँचती है, तो मुझे लगता है जो हमने एक आइडिया जनरेशन से शुरू किया था, जिसे हमने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया, जिसे हमने फिर लॉक शीट में कन्वर्ट किया, जिस पे हमने काम किया पेन पेंसिल से, जिसमें हमने स्टोरी बोर्ड बनाया, फिर हमने कैमरे से शूट किया, फिर एडिट किया। इतनी जो मेहनत के बाद जब वो फिल्म किसी इंसान के मोबाइल पर पहुंचती है और वो उसे देखकर बोलता है कि ये वाकई फिल्म बनाई है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी जो मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। वो हमारे जो मेहनत होती है वो दिल खुश कर देती है कि किसी को ये फ़िल्म पसंद आई। अगर किसी को फ़िल्म ना भी पसंद आए, तो वो भी हमें फीडबैक के रूप में मिलती है कि शायद हमने ये फ़िल्म में कुछ गलतियाँ करी, जो हम अगली फ़िल्म में नहीं करेंगे, तो उनसे हम सीख लेते हैं, और सीखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आज तक सीखते आए हैं, तो आगे भी सीखते जाएँगे, और किसी को फ़िल्म ना पसंद आए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली फ़िल्म उस इंसान के लिए बनाएँ, जिसे वो फ़िल्म पसंद नहीं आई थी, जो हमने पिछली बार बनाई। तो हम काम तो करते रहेंगे, और जिसको हम पसंद नहीं, उनको पसंद करवा कर रहेंगे। क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत सही बात की है। जिन्हें पसंद नहीं है, वो पसंद उनमें भी आ जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसी वही वही चीज़ है, आपने फिर से पूरे आपकी बातों को मैं सबअप करूँ तो वही बोला कि अभिनय की जीत होनी ही चाहिए। मेरी बाद में भी हो जाए चलेगी, बट मैं जो अभी व्हाटएवर आई एम सर्विंग टू पीपल दैट शुड विन फर्स्ट ऑफ ऑल। करेक्ट, या करेक्ट। बहुत बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। तो कपिल, मतलब ये जो आप इतना आप इतने बढ़िया-बढ़िया, मैंने भी आपके एक शॉर्ट फ़िल्म में भी मैंने भी एक गाना दिया था, और आपने जो लिखा अभी हाल ही में रावण छाया करके आपने जो शॉर्ट फ़िल्म बनाया है, मैं उससे रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपने रावण छाया जैसी मूवी जो सॉरी शॉर्ट फ़िल्म जो आपने बनाई, तो आपने एक इंडियन कल्चर के ऊपर उसकी थीम रख के बनाई थी, पपेट शो के ऊपर आपने रख के बनाया। सो एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर मतलब ग्लैमर और क्या बोलते हैं फेम, वो सब ज़्यादा कैरेक्टराइज़्ड होते हैं। सो उस बीच में आप हाउ डू यू सी कि एक कल्चर को फ़ॉस्टर करना, एक वै इंट्रिंसिक वैल्यू आर्ट की वो फ़ॉस्टर करना, ओवर द कल्ट, मतलब जो कल्ट सिनेमा भी चल रहा है उसके ऊपर फ़ॉस्टर करना, वो कितना महत्वपूर्ण है और उसके चैलेंजेस क्या होते हैं? कैसे कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि सिनेमा जो बनता है वो किसी एक थिंग को लेकर नहीं बनता, किसी एक मानसिकता को लेकर नहीं बनता। एक पैरेलल सिनेमा भी है, एक एंटरटेनमेंट सिनेमा भी है। एंटरटेनमेंट सिनेमा की ऑडियंस अलग है, पैरेलल सिनेमा की ऑडियंस अलग है। पैरेलल सिनेमा एक अलग मुद्दे से बनाया जाता है, एक अलग उसकी सोच होती है, और एंटरटेनमेंट सिनेमा का एक अलग मुद्दा होता है कि उसे लोगों को एंटरटेन करना है। मैं दोनों ही चीज़ों को सही समझता हूँ। ग्लैमर भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन पैरेलल सिनेमा भी ज़रूरी है, जो आज के समय में थोड़ा कम हो गया है। पैरेलल सिनेमा की सबसे जो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि लोग उसे कम थिएटर में देखने जाते हैं, और जो लोगों ने बनाया है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, उन्हें थोड़ा-सा लाभ कम मिलता है पैसों के मुकाबले में।
मुझे लगा कि ऐसी फिल्म जो हमारे कल्चर को बढ़ावा दे, और ना सिर्फ कल्चर को बढ़ावा दे, जो हमारा कल्चर विलुप्त होते जा रहा है उनको बढ़ावा दे। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बनानी चाहिए। और जब मैं ये फिल्म बनाने गया तो मुझे पता चला कि रावण छाया जो इतना महत्वपूर्ण था, लोग उससे इतना एंटरटेन होते थे, ना सिर्फ एंटरटेन होते थे, नॉलेज भी गेन करते थे। ऐसी एक कला विलुप्त होते जा रही थी, तो मुझे लगा कि इस पर तो फ़िल्म बनानी चाहिए। और मैंने जब सर्च किया तो इस पर एक भी फ़िल्म नहीं थी। सिर्फ़ ये शैडो पपेट्री होती थी और ये विलुप्त होने पर एक भी फ़िल्म नहीं थी। मुझे लगता है कि मैंने ये काम किया तो मुझे खुद को बहुत खुशी मिली कि मैंने ये काम किया, और मुझे इसके लिए एक गाना चाहिए था, जो आप तो जानते हैं कि आपसे अच्छा गाना मुझे मेरी फ़ील्ड में कहाँ से मिल सकता है। तो मैंने आपका गाना सुना था कला, और मुझे इतना पसंद आया था, मैंने उसे एक रात करीब मैं उसे सुनता ही रहूँगा, मैं उसे सुनते-सुनते सोया भी नहीं हूँ। मैं उसे सुनता रहा, और मैं उसके मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी उस वक़्त, मेरे पास सिर्फ़ रावण छाया का आइडिया था, और मैं उस गाने को सुनते-सुनते मैंने उसके हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट को ढाला, और मैंने कहा कि अगर एक गाना मेरी स्क्रिप्ट में होगा, तो इसमें 4 चाँद लग जाएँगे, और वैसा ही हुआ। जैसे ही गाना वो स्क्रिप्ट में गया, मेरी फ़िल्म में गया, आपकी फ़िल्म में गया, वो पूरी फ़िल्म 4 चाँद लग गए, और इतनी बेहतरीन फ़िल्म बनकर निकल कर आई। जो आपके लिरिक्स थे, ठीक बैठ रहे थे मेरी फ़िल्म के साथ, और मुझे लगा कि सभी लोगों ने उसकी बहुत सराहना की, आपके लिरिक्स की सराहना करी, फ़िल्म की तारीफ़ करी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कपिल कपिल और मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपने नहीं देखी है इस फ़िल्म को तो आप अभी जाइए और सिनेफ़ाइल एंटरटेनमेंट करके कपिल जी का चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा रावण छाया, वहाँ पर जाके देखिए। ये एक बहुत बड़ी मास्टरपीस है। और जो जैसे कपिल ने बताया कि एक ऐसा कल्चर जो विलुप्त होते जा रहा है भारत से, उसपे इन्होंने अपने स्टोरी टेलिंग से बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है। सो एक बार वो आप देखेंगे। और बिल्कुल, बिल्कुल सही बात करी आपने कपिल की, ये बहुत अलग 2 तरह के सिनेमा हो रहे हैं, दोनों तरफ काम हो रहे हैं अपने-अपने तरीके से, और उस तरीके के ऑडियंस को वो कैटर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कपिल, ये चीज़ मैं तो पूछना ये चाहूँ कि जो आप ये स्क्रिप्ट हो गया, स्टोरी टेलिंग में हो गया, बेसिक पे आता हूँ मैं, स्टोरी टेलिंग जो हो गया, तो उसका मतलब एग्जैक्ट मतलब मैं मोटिवेशन पूछूं कि कहाँ से आता है? क्या वो ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं, या फिर आप अगर कुछ आप किताबें आप पढ़ते हो और कोई लाइन या फिर कुछ ऐसा आपने पढ़ लिया कि आपको लगा कि ये कुछ अलग है, वो या फिर खुद सिनेमा देख करके आती है, मतलब मेजोरिटेरी कहाँ से वो चीज आती है आपके अंदर? मुझे जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन की बात करूँ तो मैं सत्यजीत रे से मिली। मैंने जी। उनकी कई फ़िल्में देखी हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने बचपन में देख ली थी या बहुत समय पहले देख ली थी। मैं जब इस फ़ील्ड में आया तब, और मुझे लगा कि इनकी फ़िल्में देखनी चाहिए। तो करीब मैंने 2016-17 में सत्यजीत रे की फ़िल्म को देखना शुरू किया, और उनकी इतने फ़िल्म देखी, पाथर पंचाली देखी, शकुंतला देखी, इतनी फ़िल्में उनकी देखी, और उनकी फ़िल्मों में एक चीज़ कॉमन थी कि वो कभी भी फ़िल्म को नीचे गिरने ही नहीं देते थे। अपने अच्छा। कैमरा एंगल से हमेशा फ़िल्म को ऊपर रखते थे। उनके बीटीएस भी देखे मैंने, बिहाइंड द सीन देखे, फ़िल्म मेकिंग प्रोसेस देखी। हम सोचते हैं कि एक्टर दिख रहा है तो ठीक है, उसे एक्टिंग करने दीजिए। लेकिन सत्यजीत रे एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक्टर के बाल को भी पीछे करके शॉट लेकर देखते थे, और फिर बाल को आगे करके शॉट लेकर देखते थे। इतनी माइन्यूट डिटेल जब सत्यजीत रे कैप्चर करते थे, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि इतनी जब माइन्यूट डिटेल एक कैमरा एंगल में देखी जाए तो वो कितना फ़र्क पड़ती है। और वो सब जानते हैं कि सत्यजीत रे हमारे सिनेमा के भगवान माने जाते हैं, और उनसे अगर इंस्पिरेशन ली जाए तो फ़िल्म कितनी अच्छी बनेगी, ये तो आप सोच ही सकते हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत सही बात कही हो। सत्यजीत रे की फ़िल्मों से अगर आपने वो आपने आप फिर सत्यजीत रे के फ़िल्मों का आपने नाम लिया, तो बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ से देखकर मतलब वो कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे आपके उसमें भी झलकती है कि हाँ, कि यहाँ से आपने इंस्पिरेशन ली। बहुत बढ़िया। तो ये तो चलिए सिनेमा और फ़िल्म मेकिंग की मैंने बात करी, तो कपिल, जैसे हमारे इस पूरे पॉडकास्ट का एक थीम है कि बने हुए नहीं, बनते हुए शाहरुख खान। और इसीलिए, और हु इज़ बेटर दैन द किंग ऑफ बॉलीवुड और शाहरुख खान, तो मैं थोड़ी इन पे बात करना चाहूँगा। और जैसे कि मैं आपको जानता भी, तो मुझे देखिए आप भी बहुत बड़े चाहक रहे हैं शाहरुख खान, उनके एक्टिंग की और उनके फ़िल्मों की। तो मैं पूछना चाहूँगा कि शाहरुख खान, मतलब सबको पता है कि हाँ, किंग ऑफ बॉलीवुड है, वो सब है, बट
और सब ऑडियंस उन्हें एज अ बस फैन फॉलोइंग की नजर से देखते, बट आप एज एन एक्टर, एज एन फिल्म मेकर, और कहीं ना कहीं मैं एज अ शाहरुख खान को एज अ बिजनेसमैन भी बोल सकता हूँ, बहुत अच्छे और बहुत सुलझे हुए बिजनेसमैन बोल सकता हूँ। आप ये तीनों एस्पेक्ट में कैसे देखते हो शाहरुख खान को? तो मैं शाहरुख खान को सबसे पहले एक जी। क्रिएटिव पर्सन देखता हूँ, एक बहुत बड़ा एक्टर देखता हूँ और बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी देखता हूँ। इन सबको मिलाकर एक शाहरुख खान बनता है और इनमें से एक भी चीज अगर कम है तो वो शाहरुख खान नहीं है। लोग सही कहते हैं कि दुनिया में एक ही शाहरुख खान पैदा हुआ था और अब इसके बाद शाहरुख खान पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज नहीं है। शाहरुख खान को मैं इसलिए एज एन एक्टर, एज एन क्रिएटिव पर्सन इतना बड़ा मानता हूँ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को इतना आगे लेकर गए। उन्होंने स्वदेश किया, जब हैरी मेट सेजल किया, और जीरो और रावण। जीरो, रावण बॉलीवुड की टेक्निकली बेस्ट फिल्म मानी जाती हैं और शाहरुख खान को पता था कि टेक्निकल फिल्म आगे जाकर कितनी काम आएंगी। रावण और जीरो नहीं चलने का कारण हो सकता है कि उस वक्त वो लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो लोग उस वक्त का ट्रेंड नहीं चल रहा था। अगर उस वक्त ट्रेंड नहीं चल रहा था ठीक है, लेकिन आज रावण और जीरो की इतनी बात की जाती है कि बेस्ट वीएफएक्स था, बेस्ट एक्शन था, बेस्ट टेक्निकल टीम थी, और इतने सब के बाद भी अगर उसकी बात की जाती है, जो फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जीरो तो बेस्ट फिल्म थी। अगर उसके शॉट्स देखने जाएं, बिहाइंड द सीन्स देखने जाएं, तो कितने शॉट लिए जाते थे। गड्ढे में शॉट लिया जाता था, फिर एक कंपेनियन के साथ लिया जाता था, एक बैकग्राउंड क्लियर करके लिया जाता था, एक ग्रीन स्क्रीन पर लिया जाता था। और शाहरुख खान एक ऐसा आदमी है जो इतना पेशेंस झेल सकता है। उसे पता है कि मैं कैमरा पर क्या लेकर आने वाला हूँ, ऑडियंस को क्या दिखाने वाला हूँ, और उसे पता है तो वो इतनी मेहनत कर सकता है। एक शॉट के पीछे इतनी मेहनत कर सकता है। एक सीन को जब 50 बार भी लिया जाए तो शाहरुख खान एक अकेला ऐसा एक्टर है जो वहां पर खड़ा रहेगा और बोलेगा आप 50 क्या 100 बार भी बोलेंगे तो मैं एक सीन को ले दूंगा। और उसे पता था कि जब उनकी ये सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता था कि इस फेज में उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करना है, और इस फेज के बाद उन्हें जो सिनेमा करना था वो उन्हें पता था। और वो उनका कहना था कि ये सारी फिल्में जो वो कर रहे हैं, एक्शन फिल्में, वो अपने छोटे बेटे अब्राम के लिए कर रहे हैं, कि वो उन्हें दिखाना चाहते हैं कि दोनों बच्चों को तो दिखा दिया कि स्टारडम क्या होता है, लेकिन उनके छोटे बेटे ने स्टारडम नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा कि ये 3 फिल्में मैं अपने छोटे बेटे के लिए कर रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल स्टारडम क्या होता है। और मुझे लगता है कि वो सफल भी हुए ये दिखाने में। तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हुई हैं और तीनों फिल्में ने धूम मचा दी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जवान बनी, और उन्होंने दिखा दिया कि अब्राहम को कि स्टारडम एक्चुअली में क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने बोली और बहुत अच्छे से आपने डीकंस्ट्रक्ट करके बताया कि शाहरुख खान मतलब सब मतलब आप अभिनेता होकर के आप लोग कैसे उन्हें देखते हैं और क्यों मतलब उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड, और सिर्फ किंग ऑफ बॉलीवुड भी नहीं, उन्हें तो किंग ऑफ, मेरे हिसाब से किंग ऑफ एक्टिंग ही बोल देना चाहिए ऑल ओवर यूनिवर्स में। बहुत बहुत सही बात। तो अगर कपिल भाई इसी चीज को एक दे करके पूछूं कि आपके लिए शाहरुख खान की कौन-सी ऐसी मूवी और या रोल कोई सा भी आपके लिए रहा है जो आपने मतलब आपको देख करके मतलब लगा कि शाहरुख खान वाज़ एट हिज प्राइम? मुझे लगता है वो फिल्म होगी देवदास। देवदास अच्छा। डायरेक्टर भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, संजय लीला भंसाली अच्छी फिल्में बनाते हैं और एक्टर भी मेरे फेवरेट थे। लेकिन उस देवदास में जो काम हुआ है वो बेहतरीन काम था। उनकी आंखें देखिए शाहरुख खान की, उनके चलने का तरीका, उनकी चाल ढाल, उनके गुस्से होने का तरीका, कैरेक्टर ऐसा है कि जो जल्दी से गुस्सा भी हो जाता है और जल्दी से शांत भी हो जाता है। फिर बाद में रियलाइज करता है कि मैंने ये गुस्सा किया क्यों? आंखों से आंसू भी बहते हैं लेकिन बहने नहीं देता, क्योंकि उसे सामने वाले को खुद को स्ट्रांग दिखाना है और सामने वाले को ये पता नहीं लगने देना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। रोता है लेकिन आंखों में आंसू नहीं आने देता। आशुतोष राणा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी कि एक्टर को अगर सामने बैठी ऑडियंस को रुलाना है तो सिर्फ रोने की एक्टिंग करना है, रोना नहीं है, आंसू नहीं गिराना। अगर आप रो दिए यहाँ पर स्क्रीन पर तो सामने वाला नहीं रोएगा, और अगर आप स्क्रीन पर नहीं रोए तो सामने बैठा इंसान रो देगा। तो आप तय कीजिए कि आपको रोना है या ऑडियंस, सामने बैठी ऑडियंस को रुलाना है। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि शाहरुख खान पूरा फॉलो करते हैं कि सामने बैठी ऑडियंस को रुलाना है, खुद रोना है। वो बहुत मिनिमम रोते हैं, फूट फूट कर नहीं रोते। उन्हें पता है कितने मिनिमम में मैं सामने वाले को अफेक्ट कर दूंगा मेरी एक्टिंग से, और कैमरा वो कैप्चर कर लेगा मेरी आंखों को, जो मैं आंखें मूव कर रहा हूँ। आप रोते हुए शाहरुख खान के हर एक शॉट देख लीजिए, बहुत माइन्यूट से उनके आंसू गिरते हैं। और मुझे लगता है कभी खुशी कभी गम, जब उनके जया बच्चन से मिलने का शॉट हो, या देवदास में जब उनके पिताजी की डेथ हो जाती है तब का शॉट हो, बहुत रूड बिहेवियर है लेकिन अंदर एक इमोशन है
अंदर एक फीलिंग है कि मुझे इनसे दूर नहीं जाना था और फिर भी ये सब हो गया। तो मुझे लगता है ये जो कैरेक्टराइज़ेशन शाहरुख खान करते हैं, उनसे बेहतरीन कैरेक्टराइज़ेशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है वो अंदर से कैरेक्टर फ़ील करते हैं कि अंदर से ये कैरेक्टर कैसा फ़ील कर रहा होगा, और जब वो अंदर से फ़ील कर लेते हैं तो वो उसको पोर्ट्रे भी वैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट फ़िल्म देवदास, और अगर एक ऐसी फ़िल्म हो जिसमें मैं चाहूँ कि इनका काम इतना बेहतरीन नहीं लगा, तो मैं जब हैरी मेट सेजल बोलूँगा। बहुत उम्दा फ़िल्म थी, इम्तियाज़ अली की बहुत डिफरेंट एंगल पे फ़िल्म बनी थी। लेकिन मुझे लगता है कि शाहरुख खान को वो फ़िल्म नहीं करनी चाहिए थी इस बेसिस पे कि वो फ़िल्म इम्तियाज़ अली की थी, और एक बड़े एक्टर को कैटर करना बहुत बड़ी बात होती है, और शाहरुख खान इतना बड़ा एक्टर है कि उसे ये फ़िल्म कैटर करना थोड़ी मुश्किल भारी पड़ सकती थी, जो कि पड़ी भी। तो मुझे लगता है ये फ़िल्म करनी नहीं चाहिए थी। एक्टिंग की बात नहीं है, लेकिन ये फ़िल्म करनी नहीं चाहिए थी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। एक पर्सपेक्टिव बनता है जब सुपरस्टार एक ऐसी फ़िल्म को चूज़ करता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक उनसे निचले स्टार को एक्टिंग करने के लिए। तो एक्टिंग हर फ़िल्म में बेहतरीन करते हैं, उनकी एक्टिंग पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। कैरेक्टराइज़ेशन जब हैरी मेट सेजल में भी पकड़ा, लेकिन कैटर करने की बात से उन्हें शायद मुझे लगता है वो फ़िल्म नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत, बहुत अच्छे और बहुत उम्दा तरीके से आपने दोनों फ़िल्मों को भी डिफरेंशिएशन बता करके वो किया, बहुत, बहुत सही। तो कपिल, अब जैसे धीरे-धीरे वी हैव मूव्ड टुवर्ड द क्लोज़र ऑफ द पॉडकास्ट, तो मैं ये तब पूछना चाहूँगा कि एनीवन हू इज़ लिसनिंग टू दिस, और जिसको मतलब एक एस्पिरेशन है फ़िल्म मेकिंग में, फ़िल्म मेकिंग जब मैं, क्योंकि मैं कपिल के लिए सिर्फ़ एक्टर, डायरेक्शन या फिर एडिटर जैसे शब्द नहीं यूज़ करें, मैं फ़िल्म मेकिंग बोल सकता हूँ, क्योंकि ही इज़ केटरिंग टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िल्म मेकिंग, ऑल द डायनामिक्स। सो अगर कोई भी आना चाहता है, सो उसे कैसे शुरू करना चाहिए? मतलब हाउ बेसिकली क्या उसे फ़िल्म देखने शुरू करना चाहिए, पढ़ना शुरू करना चाहिए, या फिर मतलब सेट्स पे जा कर के, या फिर अपने लोगों, दोस्तों के साथ शुरू करना चाहिए? हाउ शुड ही बिगिन, वो शी और ही शुड बिगिन? और एट द सेम टाइम वो कैसे इस चीज़ पे भी एम्फसिस करे कि अभिनय की पहले जीत हो, उसके आर्ट इतना अच्छा रहे कि आर्ट को सराहा जाए, भले उसे सराहा जाए या ना जाए, कैसे करे वो? मुझे लगता है कि जिस भी इंसान को, जिस भी बच्चे को, जिस भी व्यक्ति को शुरू करना है कुछ भी चीज़, मुझे लगता है कि इससे सबसे पहली चीज़ करना चाहिए कि शुरू करना चाहिए। शुरू करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले शुरू करना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि फ़िल्म बनाएँ तो शॉट लीजिए। फ़िल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना शॉट लीजिए। मुझे लगता है कि आप फ़िल्म देखेंगे तो कहीं न कहीं उससे इंस्पायर होंगे, आप वैसा ही शॉट लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी क्रिएटिविटी से शॉट लें और फिर उससे सीखें, और फिर जब दूसरा शॉट लें तो उससे बेहतरीन शॉट हो। मैंने ये सीखा है कि जब मैंने फ़िल्में को इवॉल्व किया, धीरे-धीरे खुद भी इवॉल्व हुआ, तो मेरी फ़िल्में बेहतर होते जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने शुरू किया, तो आपको शुरू करना पड़ेगा, और जब आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें बेहतरीन होते जा रही हैं, और आपको डरना नहीं है कि मैं इस तरह की फ़िल्म ना बनाऊँ, उस तरह की फ़िल्म ना बनाऊँ। अभी एनिमल बहुत क्रिटिसाइज़ हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एनिमल को क्रिटिसाइज़ करने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि एनिमल कितनी इमोशनल फ़िल्म थी, एक पिता और पुत्र के रिलेशन को लेकर। जितने भी थिएटर में थे लड़के, मैंने काफ़ी लोगों को रोते हुए देखा, खुद रोया हूँ। मैं जिन दोस्तों के साथ गया था, 3 दोस्तों के साथ गया था, तीनों लड़के दोस्त रोए हैं वहाँ पर बैठ के जब आखिरी सीन चल रहा था रणबीर कपूर का। तो मुझे लगता है बहुत इमोशनल फ़िल्म थी, और जहाँ बात है कि मारना-काटना या वायलेंस इतना दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि सच्चाई क्यों ना दिखाई जाए। मंटो एक बात कहते थे कि जो सच है उसे वैसा ही पेश क्यों ना किया जाए समाज के सामने, और तोड़-मटोड़ कर क्यों पेश किया जाए। अगर जो चीज़ जैसी है मैं उसे वैसी पेश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पेश ना करूँ तो साबित कर दीजिए कि ये समाज में नहीं होता। साबित कर दीजिए कि ये ऐसे एक्टर्स नहीं है, ये ऐसे इंसान नहीं है जो महिलाओं को नीचे दिखाया जाता है। ऐसी चीज़ें नहीं है जो ये मारपीट की जाती हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस तरह से किसी ने मारा हो उसको। अगर ये आप साबित कर सकते हैं तो हम वैसी फ़िल्में बनाना छोड़ देंगे। मैंने भी उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई, कह सकता हूँ कि एनिमल से इंस्पायर थी, लग जा गले। मैंने उसमें थोड़ा-सा वायलेंस दिखाने की कोशिश करी। मैं दिखाना चाहता था कि ऐसी फ़िल्में शॉर्ट लेवल पर भी बनेंगी, लो लेवल बजट पर भी बनेंगी, जिसमें वायलेंस होगा, और तब तक होगा जब तक ये समाज में हो रहा है। हम समाज के आईना हैं, हम वही दिखाएँगे जो समाज में हो रहा है। आपको उससे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप हम नहीं कह रहे कि आप उससे इन्फ्लुएंस होइए। अगर समाज फ़िल्मों से इन्फ्लुएंस हो रहा होता, तो समाज इतना बेहतरीन हो गया होता अभी तक के कि कोई भी क्राइम इस समाज में हो ही नहीं रहा होता। तो मुझे लगता है कि समाज उसी से इन्फ्लुएंस होता है जो जिससे वो होना चाहता है।
तो हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बनाना शुरू कीजिए। जब आप बनाना शुरू कर दें, उसके बाद लोगों का काम देखना शुरू कीजिए। सत्यजीत रे की फिल्म तब देखना जब आप 1 या 2 शॉट ले चुके हों, तब आपको पता चलेगा कि उस कैमरे को कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे लिया जाता है। अगर आप देखने के बाद शॉट लेने जाएंगे तो आपको पता ही था कि कैसे लेना है। आपके लेने के बाद फिर देखेंगे तो आपको गलतियां पता चलेंगी कि मेरी और सत्यजीत रे में फर्क क्या है। तो मुझे लगता है कि शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा, और हर चीज शुरू कीजिए। एडिटिंग शुरू कीजिए, नहीं आए तो आप उसको छोड़ देना, लेकिन एक्सप्लोर करना जरूरी है। एक्टिंग शुरू करो, नहीं आए तो छोड़ दो। डायरेक्शन शुरू करो, नहीं आए तो छोड़ दो, लेकिन एक्सप्लोर करना जरूरी है। आप शुरू ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज में बेस्ट हो। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वो एक फील्ड है जिसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ और समाज को इस तरह से दिखा सकता हूँ कि मेरी फिल्में समाज को आगे भी बढ़ाए, और अगर कुछ गलत चीज हो रही है तो उसे भी दिखाकर मैं उसे साबित कर दूं कि ये चीज हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। तो शुरू कीजिए, और मुझे लगता है कि जो भी शुरू करेगा वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। मैं नहीं कहता कि सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचेगा, लेकिन जितने भी सोचा है उससे एक लेवल तो नीचे आ ही जाएगा। बिल्कुल। मतलब आपने अगर एक स्टेप लिया ही है तो आप फिर मुड़ के जब 10 दिन पीछे देखोगे तो आप देखोगे कि आप एक पे नहीं, आप तीसरे स्टेप पे खड़े हो। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात, और बहुत अच्छे से आपने इस बातों को संजोया है। थैंक यू कपिल सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दी बोनाफाइड टॉक स्पेस, और इतने अच्छे रिच एक्सपीरियंस के साथ और इतने विजडम वाले वर्ड्स के साथ आपने हर एक डायनामिक्स को जो कवर किया फिल्म मेकिंग का, और ये जो हमारा थीम था अभिनय की जीत हो मेरी नहीं, उस पे आपने जो इतने अच्छे तरीके से बताया कि हम डैम श्योर कि जो भी इसको सुनेगा, जो भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट होगा, क्रिएटिव प्रोफेशनल होगा, या कोई एक सिंपल आदमी भी होगा जो सिनेमा को ऐसे देखता होगा, तो वो बहुत कुछ सीखेगा इससे सुन के। सो कपिल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राज, यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। आप क्रिएटिव पर्सन है और मुझे क्रिएटिव लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपके गाने भी हम सुनते रहेंगे, आगे काम कीजिए और साथ में भी काम करते रहेंगे। बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल ही होगा। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और बिल्कुल आप ऐसी अच्छे फिल्में बनाते रहे और ऐसी आपकी अभिनय के साथ साथ आपकी भी जीत होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। थैंक यू राज, थैंक यू।